सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। जिला दर्शन सीरीज के अंदर अपने कोटा संभाग में झालावाड़ जिला पढ़ रहे थे, जिसमें झालावाड़ का हमने मानचित्र पढ़ लिया था। सामान्य परिचय, प्राचीन नाम खिंचीवाड़ा जरूर याद रखिएगा। झालावाड़ की जियोग्राफी के फैक्ट, जलवायु, मिट्टी, कृषि, उद्योग, अपवाह तंत्र में काले सिंध आहू दो नदियां मेन यहाँ की है। उसके अलावा बांध परियोजना, झीलों के बारे में हमने पढ़ लिया था। खनिज संपदा, सुलेमानी पत्थर, अकी, गोमेद, ऊर्जा संसाधन, वन्य जीव क्षेत्र, हमने ये जियोग्राफी के सारे फैक्ट हमने पढ़ लिए थे। आज अपने शुरू करेंगे झालावाड़ जिले की कला संस्कृति व इतिहास के जो मेन फैक्ट है उनके ऊपर आज इस क्लास के अंदर अपने चर्चा करने वाले, और लास्ट में झालावाड़ के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य तो वो अपने पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। झालावाड़ जिले की कला संस्कृति में सबसे पहले झालावाड़ का जो सबसे बड़ा स्थापत्य निर्माण अपने कह सकते हैं, जिसको झालावाड़ का सबसे प्रमुख अपने पर्यटक स्थल मान सकते हैं, जो झालावाड़ की सबसे मेन अपने पहचान कह सकते हैं, उसके बारे में सबसे पहले अपने पढ़ते हैं। बिल्कुल, गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है। झालावाड़ जिले की पहचान यही है, गागरोन का दुर्ग। और गागरोन का जो दुर्ग है ये झालावाड़ के अंदर काली सिंध व आहू, इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। और काली सिंध और आहू नदियों का जो संगम है वो सामेला कहलाता है, और ये एक धार्मिक स्थल है, तो इसी को अपने सामेला जी कह सकते हैं। इसी सामेला के ऊपर ये गागरोन का दुर्ग बना हुआ है। और सामेला क्या है? तो ये काली सिंध आहू दोनों नदियों का संगम सामेला कहलाता है। सोमाही जाखम का त्रिवेणी संगम बैणेश्वर कहलाता है। चंबल बनास सीप का त्रिवेणी संगम रामेश्वरम कहलाता है। तो काली सिंध आहू नदियों का संगम क्या कहलाता है? शामेला कहलाता है। इसी शामेला पर ऐतिहासिक दुर्ग बना हुआ है, कौन सा? गागरोन का दुर्ग। और जो गागरोन का दुर्ग है ये अपने राजस्थान के अंदर जल श्रेणी का सबसे प्रमुख दुर्ग माना जाता है। जल श्रेणी का सबसे प्रमुख दुर्ग कौन सा है? गागरोन का दुर्ग है। और ये अपने राज्य का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो बिना नींव के सहारे खड़ा है। बिना नींव के सहारे सीधा चट्टान के ऊपर खड़ा है, ऐसा एकमात्र दुर्ग यही है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो बिना नींव के सीधे चट्टान पर खड़ा है। ऐसा एकमात्र दुर्ग कौन सा है? गागरोन का दुर्ग है। यहीं पर एक फैक्ट और ऐड करवाता हूं, राजस्थान का एकमात्र बिना नींव पर खड़ा महल कौन सा है? तो याद रखिएगा, जयपुर का हवा महल 5 मंजिला इमारत है। स्वाई प्रताप सिंह के शासनकाल में निर्माण हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की आकृति का है, जो बिना नींव के सहारे खड़ा महल है। और बिना नींव के सहारे खड़ा दुर्ग कौन सा है? तो गागरोन का दुर्ग है, जो जल श्रेणी का सबसे बड़ा दुर्ग जो है वो माना जाता है। गागरोन दुर्ग के अगर अपने प्राचीन नाम की बात करें तो गागरोन दुर्ग के जो प्राचीन नाम है, जो साहित्य ग्रंथों में मिलते हैं, वो मिलते हैं गारगरण, ये गागरोन का प्राचीन नाम मिलता है। गारगरटा, ये भी गागरोन का प्राचीन नाम मिलता है। गलका नगरी, गागरोन का प्राचीन नाम बहुत सारे साहित्य ग्रंथों में मिलता है। गगरोन, गागरोन का प्राचीन नाम है।
गोगारण गागरोन का प्राचीन नाम है। डोलरगढ़, डोलरगढ़ भी गागरोन का प्राचीन नाम है। या दुलरगढ़, डोलरगढ़ या दुलरगढ़। और इसी का एक प्राचीन नाम डोडगढ़ भी मिलता है। ये गागरोन के सारे प्राचीन नाम है, लगभग तो गागरोन से मिलते जुलते से हैं, लेकिन याद रखना गलक नगरी, डोलरगढ़, दुलरगढ़ और डोडगढ़, ये मेन चार नाम है जो गागरोन के प्राचीन नाम है। गलक नगरी भी इसी को कहते थे, डोलरगढ़ या धूलगढ़, दुलरगढ़ या डोडगढ़, है ना, ये प्राचीन नाम मिलते हैं। धूलकोट किसका प्राचीन नाम था? वो आहड़ का नाम था। धूलकोट आहड़ का प्राचीन नाम है। और दुलरगढ़ ये गागरोन का प्राचीन नाम जो है वो हमें मिलता है। इसके अलावा इस दुर्ग के बारे में कथन भी मिलता है कि हिंदुस्तान के किलों का कंटहार का मोती है। गागरोन दुर्ग को हिंदुस्तान के किलों का कंटहार का मोती कहा गया है। हिंदुस्तान के दुर्गों का कंटहार का मोती, कंटहार का मोती किसको कहा गया? तो गागरोन दुर्ग को कहा गया। तो गागरोन दुर्ग के बारे में ये कथन कहा गया, और ये गारंटी है कभी ना कभी एग्जाम के अंदर ये कथन आपको जरूर मिलेगा कि हिंदुस्तान के दुर्गों का कटहार का मोती है। ये वाक्य किस दुर्ग से संबंधित है? तो ये गागरोन दुर्ग के बारे में संबंधित है। और ये किसने कहा था? वो काम का है, याद रखना, शिहाब हाकिम ने इसके बारे में ये वाक्य कहा था। शिहाब हाकिम के द्वारा इस गागरोन दुर्ग के बारे में वाक्य कहा गया था कि हिंदुस्तान के दुर्गों का ये कंटहार का मोती है। कौन सा दुर्ग? गागरोन का दुर्ग है। और ये वाक्य किसके द्वारा कहा गया? शिहाब हाकिम के द्वारा कहा गया। शिवा हाकिम, हाकिम है ना, हाकिम, हाकिम यानी कि दवा देने वाला हाकिम है। तो इसने दवा तो नहीं देती देती मोती दे दिया गागरोन के दुर्ग को, तो हाकिम ने मोती कहा। हाकिम ने मोती कहा किसको? गागरोन के दुर्ग को। वाक्य जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा गागरोन के दुर्ग की बात करें तो इस गागरोन दुर्ग के अंदर जो मुख्य अपने पर्यटक स्थल या यहाँ के जो मुख्य धार्मिक स्थल है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। गागरोन दुर्ग के जो मुख्य पर्यटक स्थल है या यहाँ के जो धार्मिक स्थल है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर एक सूफी संत की दरगाह है। सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, जिसको मिठे शाह की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। मिठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो गागरोन के दुर्ग में स्थित है। और मिठे शाह जो है ये सूफी संत हुए थे हमीदुद्दीन चिश्ती। तो हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस दुर्ग में है? तो वो गागरोन के दुर्ग में। इन्हीं को मिठे शाह के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा गागरोन दुर्ग के अंदर औरंगजेब द्वारा निर्मित, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इसी गागरोन दुर्ग के अंदर है। इसके अलावा कोटा जो रियासत थी, इस रियासत के सिक्के ढालने की जो टकसाल है वो भी इसी गागरोन दुर्ग में है, क्योंकि झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है ये कोटा रियासत के अधिकार में ही आता था। तो कोटा रियासत के जो सिक्के थे उनको डालने की जो टकसाल है वो भी इसी गागरोन दुर्ग के अंदर स्थित है। इसके अलावा इसी गागरोन दुर्ग के अंदर एक मंदिर स्थित है, भगवान मधुसूदन मंदिर।
भगवान मधुसूदन जी का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? तो वो इसी गागरोन दुर्ग में स्थित है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा और मिट्टे शाह की दरगाह, ये दो चीज जरूर याद रखिएगा। किस दुर्ग से संबंधित है? तो गागरोन दुर्ग से संबंधित है। और कहीं ना कहीं फैक्ट भाई ये भी गड़बड़ करवा सकता है कि जब कोटा रियासत लिखा आएगा तो कहीं ना कहीं कोटा जिले का भी कोई ना कोई महल है, दुर्ग है या कोई रियासत है जो आपके दिमाग में आएगी। तो कोटा रियासत के सिक्के के ढालने की जो टकसाल है वो किस दुर्ग में है? तो याद रखना वो गागरोन दुर्ग के अंदर स्थित है। इसके अलावा जो गागरोन दुर्ग है यहीं पर संत पीपा जी का समाधि स्थल है, या संत पीपा जी की छतरी स्थित है। और संत पीपा जी जो है हमने पढ़ा था कि ये दर्जी समुदाय के आराध्य देव है। दर्जी समुदाय के आराध्य देव संत पीपा जी है। और संत पीपा जी का जो समाधि स्थल या छतरी है वो गागरोन के दुर्ग में है। संत पीपा जी का जो मंदिर है वो समदड़ी ग्राम के अंदर है। और संत पीपा की जो गुफा है वो टोडा राय सिंह केकड़ी के अंदर है। और संत पीपा की जो छतरी और या समाधि स्थल जो है वो कहां पर है? तो वो गागरोन के दुर्ग में, यहाँ पर संत पीपा जी का समाधि स्थल भी है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि जो बीकानेर रियासत थी, बीकानेर रियासत का एक राजा था, आपको याद होगा, पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ है ना, जो कल्याणमल का बेटा था। कल्याणमल 1570 के नागौर दरबार में मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए वहां पर पहुंचा था और उसने 1570 के अंदर कल्याणमल ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो कल्याणमल अपने दो बेटों को, पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह को, अकबर की सेवा में वहां पर छोड़कर आ गया था। तो राय सिंह तो बाद में बीकानेर का राजा बना था आगे राय सिंह। और पृथ्वीराज जो राठौड़ था, उस पृथ्वीराज राठौड़ को मुगल शासक अकबर ने जो गागरोन दुर्ग है, गागरोन जो दुर्ग है वो भेंट किया था। तो पृथ्वीराज राठौड़ बाद में गागरोन दुर्ग में आकर रहने लगा। यहाँ की जो जागीर है वो पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर के द्वारा प्रदान की गई थी। और इसी गागरोन के दुर्ग में रहकर पृथ्वीराज राठौड़ ने एक रचना लिखी थी, बड़ी फेमस रचना है, जिसका नाम था वेली किशन रुक्मणी रिवाचनिका, जिसको कवि दुर्सा आढ़ा ने कवि दुर्सा आढ़ा ने क्या कहा था? पांचवा वेद, पांचवा वेद व 19वां पुराण कहा था। तो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा वेली किशन रुक्मणी नामक वाचनिका नामक रचना की जो है वो इसी दुर्ग के अंदर उसकी रचना की गई थी। और वेली किशन रुक्मणी वाचनिका को दुर्सा अड्डा ने पांचवा वेद व 19वां पुराण कहा था। और पृथ्वीराज राठौड़ जो है ये बीकानेर के शासक कल्याणमल का ही पुत्र था, जिसने 1570 के अंदर नागौर दरबार में जाकर अपने पिता और अपने भाई के साथ में वहां मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का जो पहला शासक था वो यही था, कल्याणमल ही था, जिसने 1570 में मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। पृथ्वीराज राठौड़ यहाँ गागरोन दुर्ग में रहा था। हालांकि बाद में अकबर ने इसको दक्षिणी अभियान के अंदर भी भेजा था एक दो बार, लेकिन मेन ये गागरोन की जागीर जो है वो इस पृथ्वीराज राठौड़ ने संभाली थी। और इसी दुर्ग में रहकर उसने एक रचना लिखी थी, वेली किशन रुक्मणी वाचिनिका। तो उस ग्रंथ की रचना भी इसी दुर्ग में मानी जाती है। इसके अलावा अगर गागरोन दुर्ग के ऊपर मुख्य अगर शाके की बात करें, तो गागरोन दुर्ग के अंदर प्रमुख जो शाके है ना वो दो शाके हुए थे, याद रखना। कितने शाके हुए थे? दो शाके हुए थे।
शाका क्या होता है? जिसमें वहां का जो मेन राजा है वो केसरिया करे और उसकी रानियों के द्वारा जब जोहर किया जाता है तो उसको अपने शाका बोलते हैं। तो गागरोन के दुर्ग में दो शाके हुए थे। पहला जो शाका हुआ था वो हुआ था 1423 के अंदर, ठीक। और दूसरा जो शाका हुआ था वो हुआ था 1444 ईस्वी के अंदर। रणकपुर के जैन मंदिर में कुल कितने खंबे हैं? 1444। और गागरोन का दूसरा शाखा भी कब हुआ था? 1444। और पहला शाखा कब हुआ था? तो वो 1423 के अंदर हुआ था। अब जब ये दो शाखे हुए थे, इन दोनों के समय गागरोन का मेन शासक कौन था? शासक का नाम याद रखो। 1423 का जब शाखा हुआ था उस समय गागरोन का मेन शासक था अचलदास। कौन था? अचलदास था। और 1444 का जब शाखा हुआ था उस समय यहां का शासक जो था वो कौन था? तो वो था पालहण जी। गागरोन का मेन शासक था कौन था? पालनशी था। तो पालनशी जो है, सॉरी पालनशी है, पालनशी जो गागरोन के दूसरे शाखे में यहाँ का शासक था। 1423 के शाखे में यहाँ पर अचलदास था और 1444 में यहाँ पर पालनशी था। 1444 का जो शाखा हुआ था और रणकपुर के जैन मंदिर के अंदर भी 1444 खंबे बने हुए हैं। तो यहाँ के ये शासक थे। और इन दोनों के अंदर आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी कौन था? तो ये जो पहला शाखा हुआ था उसमें जो आक्रमणकारी था वो मांडू का सुल्तान था। मांडू का सुल्तान था। और उस सुल्तान का जो नाम है वो लगभग अपने सारी खूब किताबों में या अक्सर अपने पढ़ते रहते हैं। होशंग शाह था मांडू का सुल्तान, उसमें था जो आक्रमणकारी था अचलदास के समय। यहाँ पर मांडू का जो सुल्तान था वो था होशंग शाह। होशंग शाह मांडू का सुल्तान था, इसने इसके ऊपर आक्रमण किया था। और ये जो होशंग शाह है ना, इसी को याद रखना, इसी को हाँ, होशंग शाह जो है ना, इसी को अलप खां गोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी को अलफ खां गोरी के नाम से भी जाना जाता है। जो मांडू का सुल्तान था उसने 1423 के अंदर गागरोन के दुर्ग पर आक्रमण किया था, जिसमें अचलदास के द्वारा केसरिया किया गया था। अचलदास की महारानी पुष्पावती ने यहाँ पर जोहर किया था। अचलदास की जो महारानी है उसके द्वारा इसमें जोहर किया गया था और महारानी का नाम था पुष्पावती। पुष्पावती के द्वारा यहाँ पर जोहर किया गया था। तो ये गागरोन का प्रथम शाखा हुआ था। दूसरे शाखे में जो आक्रमणकारी था वो था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी। इसमें पालनशी के द्वारा यहाँ पर केसरिया किया गया था, यहाँ की रानियों के द्वारा इसमें जोहर किया गया था। और इस युद्ध विजय के बाद महमूद खिलजी ने गागरोन का नाम परिवर्तन कर दिया था। और ये नाम परिवर्तन वाले जो प्रश्न है ये खूब आते हैं। और महमूद खिलजी के द्वारा गागरोन का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया था? तो याद रखना, मुस्तफाबाद। इसका नाम रख दिया गया था मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद किस दुर्ग को नाम दिया गया था? तो गागरोन के दुर्ग को बाद में महमूद खिलजी के द्वारा क्या नाम दे दिया गया था? मुस्तफाबाद। कब? 1444 ईस्वी के अंदर, जब गागरोन के अंदर ये दूसरा शाखा हुआ था। तो गागरोन दुर्ग के अंदर मेन दो शाखे हुए थे, जिसमें पहला शाखा 1423 के अंदर हुआ था और दूसरा शाखा जो है वो 1444 में हुआ था। पहले शाखे में आक्रमणकारी मांडू का सुल्तान होशंग शाह या इसी को अलफ खां गोरी कहा जाता है, जिसमें अचलदास ने केसरिया किया था, उसकी महारानी पुष्पावती के द्वारा जोहर किया गया था। और दूसरे शाखे के अंदर गागरोन का शासक पालाणसी था, आक्रमणकारी महमूद खिलजी था।
और इस युद्ध विजय के बाद महमूद खिलजी ने गागरोन दुर्ग का नाम क्या रख दिया था, मुस्तफाबाद रख दिया था। तो मुस्तफा जो बाद है वो किसको नाम दिया गया था, वो गागरोन के दुर्ग को नाम दिया गया था। और ये नाम परिवर्तन वाले जो पर्सन है ये पेपर में आपको खूब मिलते हैं। खिजराबाद है, मोहम्मदाबाद है, कई नाम अपने परिवर्तन नाम पढ़ते हैं इतिहास के अंदर। तो वो मुस्तफाबाद जो नाम है वो गागरोन के दुर्ग को दिया गया था। ये गागरोन दुर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण अपने फैक्ट है जो अपने को याद करने हैं। दोबारा देखिएगा। तो गागरोन दुर्ग जो काली सिंध आहू नदियों के संगम पर है, जिसको सामेला कहते हैं, जल श्रेणी का सबसे प्रमुख दुर्ग माना जाता है। दूसरा सबसे प्रमुख दुर्ग बैंसरोडगढ़ है और पहला ये गागरोन है। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो बिना नींव के सीधे चट्टान पर खड़ा है और बिना नींव के ऊपर खड़ा महल हवा महल है। इसके प्राचीन नाम गारगण है, गरगराट है, गलक नगरी है, गरुड़ है, गोगरान है, दुलरगढ़ है और डोडगढ़ है। ये इसके प्राचीन नाम मिलते हैं। गागरोन दुर्ग के बारे में एक वाक्य कहा गया, हिंदुस्तान के दुर्गों का कटहर का मोती है। यह वाक्य गागरोन दुर्ग के बारे में शिहाब हाकिम ने कहा था। यहाँ के जो मुख्य पर्यटक स्थल है, सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जिसको मीठे शाह बोला जाता है। औरंगजेब द्वारा निर्मित यहाँ पर बुलंद दरवाजा है। कोटा रियासत के सिक्के को ढालने की टकसाल है। भगवान मधुसूदन जी का मंदिर है। सत पीपा जी का समाधि स्थल या छतरी भी यहीं पर है। और गागरोन दुर्ग को बाद में जागीर जो है अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को यह दी थी, जहां पर इसने रहकर वेली किशन रुक्मणीरी वाचनिका नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसको दूर से हटाने 5वां वेद और 19वां पुराण भी कहा था। और गागरोन दुर्ग में 2 शाखे हुए थे। पहला शाखा 1423 में हुआ था, दूसरा शाखा 1444 के अंदर हुआ था। अन्य अगर अपने कला संस्कृति के फैक्ट की बात करें तो यहाँ पर एक मंदिर आता है जिसका नाम है चांदखेड़ी के जैन मंदिर। चांदखेड़ी के जो जैन मंदिर है वो कहां पर है, तो वो झालावाड़ में स्थित है। और ये जो चांदखेड़ी के जो जैन मंदिर है ये याद रखना, एक तो इनका जो निर्माण है वो लगभग 17वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। और ये किनको समर्पित है, तो ये जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी को समर्पित है। भगवान आदिनाथ जी को समर्पित है, जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हुए थे। तो चांदखेड़ी के जैन मंदिर कहां पर है, तो वो झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। इसके अलावा एक मंदिर आता है चंद्र मौलीश्वर मंदिर। चंद्र मौलीश्वर मंदिर, इसी को कहा जाता है चंद्रालीश्वर मंदिर। या इसी को अपने बोल सकते हैं शीतलेश्वर मंदिर। ठीक है, शीतलेश्वर मंदिर ये नाम पेपर में ठीक आता है। ये चंद्रमौलीश्वर मंदिर है मूल नाम इनका, और इसी मंदिर को शीतलेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो लगभग 689 ईस्वी के अंदर हुआ था। और 689 ईस्वी में इस मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया था वागप ने। वागप के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये जो है यहाँ के राजा दुर्गुण का मंत्री था। यहाँ के शासक दुर्गुण का मंत्री था ये, जिसके द्वारा 689 ईस्वी के अंदर जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और याद रखना, इस मंदिर के अंदर लकुलिश जी की विशाल काले पत्थर की मूर्ति है। काले पत्थर की मूर्ति विराजमान है।
और ये वही है जो लकुलिश संप्रदाय भी इन्होंने चलाया था। इन्हीं की यहाँ पर पूजा होती है, इन्हीं की यहाँ पर काले पत्थर की विशाल मूर्ति भी विराजमान है। और ये अपने राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त मंदिर है। तिथि युक्त मंदिर कहा जाता है। प्रथम यानी कि इसको सबसे प्राचीन भी कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर कौन सा है, तो झालावाड़ में शीतलेश्वर मंदिर है, जिसमें लकुलिश जी की काले पत्थर की विशाल मूर्ति है, जिनकी यहाँ पर पूजा होती है। इस मंदिर का निर्माण 689 ईस्वी के अंदर वागप के द्वारा करवाया गया था, जो यहाँ के शासक दुर्गुण का मंत्री था। और ये अपने राजस्थान का प्रथम या सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर माना जाता है, जो कहाँ पर है, तो जो झालावाड़ के अंदर है। और चांदखेड़ी के जैन मंदिर भी कहाँ पर है, तो ये भी झालावाड़ के अंदर है। इसके अलावा याद रखो, एक जालरा पाटन के अंदर ऐतिहासिक मंदिर है, पेपर में खूब आता है, 7 सहेलियों का मंदिर। सात सहेलियों का मंदिर। और इसी मंदिर को कहा जाता है पद्मनाभ मंदिर। पद्मनाभ मंदिर। और ये मंदिर है कहां पर, तो ये जालरा पाटन के अंदर है, जहां पर एक ऐतिहासिक सूर्य मंदिर भी है जालरा पाटन के अंदर, जिसमें भगवान सूर्य की जो मूर्ति है उसमें घुटने तक जो है वो जूते पहने हुए हैं। वहीं पर ये पद्मनाभ जी का मंदिर जो है वो विराजमान है। इसी मंदिर को जेम्स टोड ने 4 भुजा मंदिर भी कहा था। इसी मंदिर को 4 भुजा मंदिर भी कहा जाता है। और 4 भुजा मंदिर इसको किसने कहा था, तो 4 भुजा मंदिर कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। इसी पद्मनाभ मंदिर को 4 भुजा मंदिर की संज्ञा दी थी। और इस मंदिर के अंदर भगवान शिव की तांडव करते हुए मूर्ति है। तांडव करते हुए जो मूर्ति है वो विराजमान है। यानी कि ये वाला जो मंदिर है ये वैष्णव मंदिर माना जाता है, और ये मंदिर खजुराहो शैली में निर्मित माना जाता है। खजुराहो शैली में निर्मित मंदिर है। अब देखो प्रश्न इन 2 फैक्ट से आते हैं कि जेम्स टोड ने 4 भुजा मंदिर किसको कहा था, तो पद्मनाभ या 7 सहेलियों के मंदिर को कहा था। और तांडव करते हुए भगवान शिव की मूर्ति किस मंदिर में विराजमान है, तो ये पद्मनाभ मंदिर में विराजमान है, जो कहां पर है, जालरा पाटन के अंदर है। तो जालरा पाटन के बारे में याद रखिएगा। जालरा जो पाटन है जहां पर ये 7 सहेलियों का मंदिर है, इसी जालरा पाटन को घंटियों का शहर भी कहा जाता है। घंटियों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ वेल्स कहा जाता है, यानी कि घंटियों का शहर कहा जाता है। और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो ये जालरा पाटन ही है। और इसी जालरा पाटन में भगवान सूर्य मंदिर भी स्थित है, जिसमें भगवान सूर्य की जो मूर्ति है उस मूर्ति में भगवान सूर्य को घुटने तक जूते पहने हुए दर्शाया गया है। तो भगवान सूर्य की मूर्ति जिसमें घुटनों तक जूते हैं, वो मंदिर कहाँ है, तो वो जालरा पाटन में ही है। जालरा पाटन के अंदर ही घंटियों का शहर कहा जाता है। और यही जो है वसुंधरा राजे सिंधिया का ये निर्वाचन क्षेत्र भी माना जाता है। इसके अलावा 2 फैक्ट और याद रखिएगा कि जो झालावाड़ है, इस झालावाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, तो झालावाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बिंदोली। बिंदोली नृत्य है ना। वसुंधरा राजे सिंधिया बड़ी बिंदी लगाती है, तो बिंदी बिंदोली
वसुंधरा राजे सिंध या झालरा पाटन बिंदोली नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है। और झालावाड़ के अंदर ही, झालावाड़ के अंदर अपने पता है कोलवी गुफाओं का जिक्र आता है। कोलवी जो गुफाएं हैं वो झालावाड़ के अंदर ही है, और ये प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं मानी जाती है, यानी कि ये बौद्ध संप्रदाय से संबंधित मानी जाती है। इसी को राजस्थान की अजंता एलोरा गुफाएं कहा जाता है। राजस्थान की अजंता एलोरा गुफाएं कहा जाता है। तो राजस्थान की अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ पर है, तो झालावाड़ में है, जो कोलवी की गुफाएं हैं, और ये बौद्ध संप्रदाय से संबंधित मानी जाती है। तो ये झालावाड़ जिले के मेन कला संस्कृति से जुड़े हुए जो मेन फैक्ट है वो ये है। अब अपने झालावाड़ के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जिक्र करेंगे। तो ये झालावाड़ जिले की कला संस्कृति के फैक्ट थे, जिसमें अपने गागरोन दुर्ग के बारे में पढ़ा, बड़ा महत्वपूर्ण है, ढंग से इसको कवर कर लीजिएगा। चांदखेड़े के जैन मंदिर है, शीतलेश्वर मंदिर है, प्रथम तिथि युक्त मंदिर है, पद्मनाभ जेम्स स्टोर ने चार भुजा मंदिर कहा, झालरा पाटन के बारे में पढ़ा, लोक नृत्य बिंदोली नृत्य है, कोलवी गुफाएं जिसको राजस्थान की अजंता गुफाएं भी कहा जाता है, ये भी कला संस्कृति का मेन फैक्ट है। अब देखो झालावाड़ जिले के अंदर जो अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य अपने को कुछ कवर करने हैं, जो एग्जाम के नजरिए से बड़े महत्वपूर्ण है, तो झालावाड़ के अंदर सबसे पहले अगर अपने पशु मेलों की बात करें तो झालावाड़ में दो ऐतिहासिक पशु मेले आयोजित होते हैं, जिसमें एक चंद्रभागा पशु मेला है और एक गोमती सागर पशु मेला है। दोनों बड़े काम के हैं, एग्जाम के अंदर खूब पूछे जाते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। एक तो है चंद्रभागा पशु मेला, झालावाड़ जिले में आयोजित होता है, और एक है यहाँ पर गोमती सागर पशु मेला। दोनों का संबंध झालावाड़ जिले से, और बढ़िया बात यह है कि दोनों के दोनों जो मेले हैं ये लगते हैं झालरा पाटन में। कहां पर? झालरा पाटन। एक चंद्रभागा पशु मेला, एक गोमती सागर पशु मेला है। जो चंद्रभागा पशु मेला है ये तो लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, पुष्कर कोलायत पर मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को है। चंद्रभागा पशु मेला चंद्रभागा नदी के किनारे पर यह भी कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। गोमती सागर जो पशु मेला है ये वैशाख पूर्णिमा को आयोजित होता है, वैशाख पूर्णिमा को। गोमती वैशाख है और चंद्रभागा कार्तिक है, और ये दोनों पशु मेले झालरा पाटन झालावाड़ से संबंधित है। झालावाड़ जिले के प्रमुख ये पशु मेले माने जाते हैं। इसके अलावा हमें यह भी पढ़ा था कि झालावाड़ संतरा उत्पादन में हमारा अग्रणी जिला है, तो इसको राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। और इसके अलावा देखो अपने पर्यटन के क्षेत्र में झालावाड़ के अंदर क्या क्या फैक्ट है जो अपने ऐड कर सकते हैं, देखिएगा। एक तो याद रखो झालावाड़ जिले में एक आरटीडीसी का होटल स्थित है जिसका नाम है चंद्रावती, चंद्रावती होटल। तो ये चंद्रावती जो आरटीडीसी का होटल है ये झालावाड़ में है ना। अपनी पुस्तक में थोड़ा सा वो करेक्शन है, चंद्रभागा नहीं है, चंद्रभागा पशु मेला है, होटल का नाम चंद्रावती है जो आरटीडीसी का होटल है। अब ये आरटीडीसी क्या है, तो याद रखो ये पर्यटन, राजस्थान के पर्यटन विभाग की सबसे बड़ी उत्तरदायी संस्था है,
जिसको कहा जाता है, इसका पूरा नाम है राजस्थान पर्यटक विकास निगम, जो अपने राजस्थान में पर्यटन की सबसे बड़ी उत्तरदायी संस्था मानी जाती है, जिसकी स्थापना 1979 के अंदर जयपुर में हुई थी। हालांकि इसका गठन 1978 में हुआ था और इसने अपना काम करना 1979 में शुरू किया था। राजस्थान में पर्यटन की सबसे बड़ी उत्तरदायी संस्था मानी जाती है। इसी का यहाँ पर होटल चंद्रावती है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर अगर अपने पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पर कुछ हेरिटेज स्थल की बात करें, जो हेरिटेज योजना अपने पर्यटन के क्षेत्र में 1991 के अंदर शुरू हुई थी। इस योजना के अंदर बहुत सारे नगर है, बहुत सारे भवन है, बहुत सारे तीर्थ है, उनको शामिल किया गया था। इसमें 19 स्थलों को शामिल किया गया था जो 50 साल पुराने हैं और उनकी कंडीशन फिलहाल अच्छी खासी है पर्यटकों के लिए, तो उनको हेरिटेज स्थल के रूप में बदला गया था। इसमें देखो 3 फैक्ट याद करना जोड़कर। और हेरिटेज योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 के अंदर हुई थी। इस योजना में पहली बार जो होटल शामिल किया गया था वो था अजीत भवन, जोधपुर के अंदर है। कहां पर है? जोधपुर में। यानी कि राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? तो अजीत भवन है। इस योजना में जो पहला तीर्थ शामिल हुआ था वो था पुष्कर, अजमेर में है। यानी कि राज्य का पहला हेरिटेज तीर्थ कौन सा है? पुष्कर है। और इस योजना में पहला जो नगर या जो पहला शहर शामिल किया गया था वो शहर झालावाड़ का एक ऐतिहासिक शहर था, ब्रजनगर। ब्रजनगर भरतपुर का नहीं है, झालावाड़ का है। तो राज्य का पहला हेरिटेज नगर कौन सा है? ब्रजनगर है। और ब्रजनगर ये कौन से जिले का है? तो ये झालावाड़ का है। हालांकि झालावाड़ का प्राचीन नाम भी एक ब्रजनगर था और ये झालावाड़ नाम का एक शहर भी झालावाड़ जिले का एक प्रमुख शहर है। और हेरिटेज योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1991 ईस्वी के अंदर हुई थी। इस योजना में पहला होटल अजीत भवन है, पहला तीर्थ पुष्कर है और पहला नगर पूछे तो ब्रजनगर झालावाड़ है, जो राज्य के प्रथम हेरिटेज स्थल है। और हेरिटेज योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1991 के अंदर की गई थी। और पर्यटन में आरटीडीसी का होटल जो झालावाड़ में है वो कौन सा है? चंद्रावती है। और 2 बड़े पशु मेले झालावाड़ में लगते हैं, चंद्रभागा पशु मेला और गोमती सागर पशु मेला। इसके अलावा अन्य 2-3 चीजें और याद रखना। झालावाड़ जिले के अंदर कुछ सभ्यता स्थल के नाम आते हैं। झालावाड़ में जो प्राचीन सभ्यता स्थल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन स्थल माने जाते हैं, याद रखना, कोटड़ा और एक नाम आता है यहां पर खानपुरा। ये 2 यहाँ के सभ्यता स्थल है। तो वो पर्यटक स्थल के नाम से प्रश्न बनाएगा। जितने भी छोटे छोटे सभ्यता स्थल है जहां पर कोई इतने बड़े साक्ष्य नहीं मिले बड़े पैमाने पर, तो वहां से वो प्रश्न पर्यटक स्थलों के नाम का बनाता है कि खानपुरा पर्यटक स्थल किस जिले से संबंधित है? तो वो झालावाड़ से संबंधित है, क्योंकि वो एक प्रकार का सभ्यता स्थल है। तो पर्यटक स्थल अपने आप के अंदर ये माना जाएगा। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो झालावाड़ जो है अपने पढ़ते हैं राजस्थान में हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। तो ये हाड़ौती का जो पठार है, इस पठार का मुख्यतः जो विस्तार माना जाता है वो अपने राजस्थान के झालावाड़, बारां मेन 2 जिलों में है। इसके अलावा ये कोटा और बूंदी, इन जिलों के अंदर ये विस्तार माना जाता है। मतलब झालावाड़ हाड़ौती के पठार का हिस्सा है। और एक अपने जो भौतिक प्रदेश पड़ते हैं अपने राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब बात को समझना, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इस पठारी प्रदेश के वैसे तो 2 उपभाग है, दक्कन का लावा पठारी प्रदेश और विंध्यन कंगार भूमि। लेकिन इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के धरातलीय धरातलीय
विस्तार के अनुसार, विस्तार के आधार पर इसको 5 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है ना। वैसे अगर पूछा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के उपभाग कितने हैं, तो मेन तो 2 है, एक दक्कन का लावा पठारी प्रदेश, एक विंध्यन कंगार भूमि। लेकिन इस भौतिक प्रदेश के अंदर जो धरातल है, उस धरातल के आधार पर इसको 5 उप प्रदेशों में बांटा गया है। अब ये जो 5 उप प्रदेश है वो कौन कौन से हैं, आपने भौतिक प्रदेश में इसको अच्छे से पढ़ा होगा कि दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है इसके 5 उप प्रदेश है। इसके धरातलीय विशेषता के आधार पर, इसकी उच्चावच श्रेणियों के आधार पर, जिसमें नाम आता है एक तो अर्ध चंद्राकार जो पर्वतीय श्रेणियां हैं, अर्ध चंद्राकार पर्वत श्रेणियां, ये मेन 12 के अंदर है। एक है नदी निर्मित मैदान, ये मेन कोटा के अंदर है। एक है शाहबाद का पठार या शाहबाद का मैदान, ये 12 जिले के अंदर पड़ता है। इसके इसके अलावा एक है झालावाड़ का पठार और एक है डग गंगाधर का पठार। तो इस धरातलीय विस्तार के आधार पर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के जो ये 5 उप प्रदेश है, इन 5 में से 2 उप प्रदेश है जो अपने इस झालावाड़ जिले के अंदर विद्यमान है, झालावाड़ जिले में स्थित है। एक तो झालावाड़ का पठार, एक डग गंगाधर का पठार। शाहबाद का जो मैदान है वो 12 जिले में है। नदी निर्मित मैदान ये कोटा के अंदर है। अर्धचंद्राकार पर्वतीय श्रेणी जो है ये भी इसी पठारी प्रदेश का भाग है। तो ये झालावाड़ जो है ये हाड़ौती के पठार का विस्तार है और ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का एक उप प्रदेश भी है, 2 जो झालावाड़ जिले के अंदर मौजूद है। और 2 कौन कौन से हैं तो वो अपने अच्छे से जानते हैं, झालावाड़ का पठार भी यहीं पर है और इसके अलावा एक डग गंगाधर का जो पठारी भूभाग है वो भी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का है, वो भी इसी जिले के अंदर विद्यमान है। ठीक है, तो झालावाड़ जो है वो किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो आप क्या बोलोगे, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भौतिक प्रदेश का जो है ये मुख्यतः हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा अन्य अगर अपने बात करें तो अन्य इसके अंदर याद रखना, झालावाड़ जो जिला है इसी जिले के अंदर गागरोन दुर्ग है। गागरोन दुर्ग के अलावा एक अन्य दुर्ग भी यहां पर आता है, मनोहर थाना दुर्ग, जो झालावाड़ की मनोहर थाना तहसील के अंदर है, मनोहर थाना दुर्ग है। और ये जो मनोहर थाना दुर्ग है ये भी 2 नदियों के संगम पर है, कालीखो और परवन। इन दोनों नदियों के संगम के ऊपर ये झालावाड़ का मनोहर थाना दुर्ग है। और ये जो परवन नदी है ना, इसी के नदी के किनारे पर 12 जिले का जो शेरगढ़ दुर्ग है, 12 जिले का जो शेरगढ़ दुर्ग है वो भी परवा नदी के किनारे पर है। और एक शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में भी है, वो चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। तो मनोहर थाना जो दुर्ग है ये कालीखो और परवा नदी के किनारे पर स्थित है। अब ये मनोहर थाना दुर्ग जिस कस्बे में स्थित है उस कस्बे का नाम भी यही है ना। मनोहर थाना जो झालावाड़ की एक तहसील है, हमने मानचित्र में पढ़ी थी। अब ये जो मनोहर थाना कस्बा है, इस कस्बे का जो प्राचीन नाम मिलता है, इसका जो प्राचीन नाम मिलता है मनोहर थाना का, ये प्राचीन नाम बड़ा काम का याद रखना, खाता खेड़ी। खाता खेड़ी की इसका प्राचीन नाम है। तो ये मनोहर थाना झालावाड़ का सबसे प्राचीन नाम मिलता है खाता खेड़ी। उसी खाता खेड़ी के अंदर ये ऐतिहासिक जो है वो दुर्ग बना हुआ है। और इस दुर्ग के अंदर एक दिव्य देवी का मंदिर है जिसका नाम है विषववंती का मंदिर। विषववंती माता जी का मंदिर इस दुर्ग के अंदर स्थित है।
और ये विश्ववंती जो माता है ये बिल्लों की आराध्य देवी है, याद रखना, बिल्लों की आराध्य देवी है, बिल्लों की आराध्य देवी है। तो बिल्लों की आराध्य देवी कही जाने वाली विश्ववंती माता जी का मंदिर किस दुर्ग में है? तो याद रखना मनोर थाना दुर्ग में है। और मनोर थाना जो दुर्ग है ये काली खो और परवा नदी के संगम पर है, और यही परवा नदी है जिसके ऊपर 12 का शेरगढ़ दुर्ग स्थित है। और धौलपुर का जो शेरगढ़ दुर्ग है वो कहां पर है? तो वो चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। इसके अलावा झालावाड़ में एक दुर्ग का नाम और आता है, याद रखना, उस दुर्ग का नाम है नवलखा दुर्ग। नवलखा दुर्ग। एक नवलखा झील भी है, नवलखा बावड़ी भी है, नवलखा दरवाजा भी है, नवलखा दुर्ग भी है। अब ये नवलखा के जो 4 फैक्ट है आप मेन कमेंट बॉक्स के अंदर चारों अलग अलग लिखो। नवलखा जो दुर्ग है वो बता दो, नवलखा जो दुर्ग है ये झालरा पाटन के अंदर है। कहां पर है? झालरा पाटन के अंदर। आप मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना। नवलखा दरवाजा किस दुर्ग का है, नवलखा झील कहाँ है, और नवलखा बावड़ी कहां पर है? ये 3 चीजें आप कमेंट करके बता दो। नवलखा दुर्ग अगर पूछे तो वो झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर है। अब देखो इस दुर्ग की खास बात है, ये हमारे राज्य का एकमात्र ऐसा दुर्ग है, राज्य का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें कभी भी कोई राजा व सैनिक नहीं रहा। राज्य का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिस पर ना तो कोई राजा कभी रहा, ना कभी यहाँ कोई महाराजा रहा, ना कभी यहाँ कोई सेना रही। ऐसा एकमात्र जो दुर्ग है वो कौन सा है? नवलखा दुर्ग है। और सबसे बड़ी खास बात है, नवलखा दुर्ग का जो निर्माण है ना वो अधूरा ही है। नवलखा दुर्ग का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ था, ये आधा अधूरा बना हुआ दुर्ग है मनोर थाना झालरा पाटन के अंदर। और इस दुर्ग का जो निर्माण कार्य है, इस दुर्ग का जो निर्माण कार्य है वो यहाँ के शासक राज राणा पृथ्वी सिंह ने शुरू करवाया था। पृथ्वी सिंह के द्वारा इस दुर्ग का जो है वो निर्माण कार्य शुरू करवाया गया था। लगभग इसने कहते हैं कि 1860 के अंदर इस दुर्ग का जो निर्माण है वो शुरू करवाया था, लेकिन इस दुर्ग का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ था। उसके बाद किसी भी राजा ने इस दुर्ग को पूरा करवाने का कभी नहीं सोचा। आधा अधूरा दुर्ग है। इस दुर्ग में ना ही तो कोई राजा रहा कभी, ना ही कभी कोई सेना रही। ऐसा एकमात्र जो दुर्ग है वो नवलखा दुर्ग है, जो कहां पर है? झालरा पाटन में है। ये झालरा पाटन वही है जिसको घंटियों का शहर कहा जाता है। वसुंधरा राजे सिंधिया का निर्वाचन क्षेत्र है। ऐतिहासिक भगवान सूर्य भगवान जी का मंदिर है, घुटने तक जूते पहने हुए हैं। चंद्रभागा पशु मेला लगता है, यही वही झालरा पाटन है। इसी के अंदर ये नवलखा दुर्ग है, एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें ना ही तो कोई राजा महाराजा रहा, ना ही कभी इसके अंदर कोई सेना रही। इसके अलावा झालावाड़ जिले के अंदर ही एक जीके का फैक्ट आता है, काठ का रेन बसेरा। काठ का रेन बसेरा कहां पर है? झालावाड़ में है। झालावाड़ के अंदर एक हमने झील पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कृष्ण सागर झील। कृष्ण सागर झील, इसी झील के किनारे पर यह स्थित है, काठ का रेन बसेरा। तो काठ का जो रेन बसेरा है वो भी झालावाड़ में है। और झालावाड़ में कहां पर है? तो झालावाड़ की जो कृष्ण सागर झील है उसी झील के किनारे पर यह काठ का रेन बसेरा स्थित है। यानी कि काठ का रेन बसेरा भी कहां पर है? तो ये भी झालावाड़ के अंदर है। इसके अलावा झालावाड़ के अंदर 2-3 बातें आप और याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखना, एक नाम आता है गढ़ पैलेस। और ये जो गढ़ पैलेस है ये झालावाड़ जिले का जो गढ़ पैलेस है उसकी मैं विशेषताओं की जिक्र करता हूँ। गढ़ पैलेस जो है ना, ऐसे पैलेस लगभग बहुत सारे जिलों के अंदर वहां के राजा महाराजाओं ने बनवाए थे, लेकिन ये झालावाड़ वाला जो गढ़ पैलेस है
इस गढ़ पैलेस का जो निर्माण है वो यहाँ के शासक मदन सिंह ने करवाया था। तो मदन सिंह द्वारा निर्मित गढ़ पैलेस कहाँ स्थित है, तो वो झालावाड़ में स्थित है। अब देखो गढ़ पैलेस की खास बात यह है कि ये हमारे राजस्थान में एकमात्र भवन है या एकमात्र गढ़ गढ़ पैलेस है जिसके कक्षों में 98% सरकारी कार्यालय खोले गए हैं। बात को समझना, मान लो कि ये जो गढ़ पैलेस है, इस गढ़ पैलेस के अंदर मान लो 100 कमरे हैं, तो 100 में से 98 कमरों के अंदर आज सरकारी कार्यालय है। और जितने भी प्राचीन गढ़ पैलेस अपने राजस्थान में है, जयपुर में है, जोधपुर में है, कोटा में है, झालावाड़ में है, सब जगह पर गढ़ पैलेस वहां के राजा महाराजाओं ने विश्राम के लिए बनवाए थे। तो उसमें से ये एकमात्र ऐसा गढ़ पैलेस है जिसके 98% कक्षों के अंदर सरकारी कार्यालय है। 98% कमरों के अंदर क्या खोले गए हैं, सरकारी कार्यालय खोले गए हैं। अब ये जो गढ़ पैलेस है जो यहाँ के शासक मदन सिंह द्वारा निर्मित है, इस गढ़ पैलेस के अगर अपने प्रवेश द्वार की बात करें तो इसके मुख्य से 3 प्रवेश द्वार है। मुख्यतः इसके 3 प्रवेश द्वार माने जाते हैं, दिशाओं के हिसाब से अलग अलग 3 प्रवेश द्वार है। जैसे एक उत्तर दिशा में है, एक दक्षिणी दिशा में है और एक इसका जो प्रवेश द्वार है वो पूर्व दिशा में है। पश्चिमी दिशा में इसका कोई भी प्रवेश द्वार नहीं है। उत्तर दिशा का जो प्रवेश द्वार है उसी के पास में है आजाद बाजार। आजाद बाजार उत्तरी प्रवेश द्वार है। और दक्षिणी जो प्रवेश द्वार है वो है मंगलपुर बाजार। और जो पूर्वी प्रवेश द्वार है वो है बड़ा बाजार। तो मदन सिंह द्वारा निर्मित गढ़ पैलेस की किस दिशा में कोई प्रवेश द्वार नहीं है, तो पश्चिमी दिशा में इसमें कोई प्रवेश द्वार नहीं है, बाकी तीनों दिशाओं में इसके प्रवेश द्वार है। उत्तर में आजाद है, दक्षिण में मंगल है। उत्तर में आजाद है, दक्षिण में मंगल है, पूर्व में बड़ा है। उत्तर में आजाद, दक्षिण में मंगल, पूर्व में बड़ा, पश्चिम में कोई नहीं है। और राज्य का एकमात्र ऐसा गढ़ पैलेस है जिसके 98% कक्षों के अंदर सरकारी कार्यालय खोले गए हैं। और गढ़ पैलेस ये झालावाड़ में है। प्रश्न क्या करेगा कि मदन सिंह द्वारा निर्मित गढ़ पैलेस कहाँ स्थित है, तो याद रखना झालावाड़ में स्थित है। अच्छा फैक्ट है, जरूर याद रखिए। इसके अलावा अन्य अगर अपने बात की जाए तो एक नाम आता है भवानी नाट्यशाला। और भवानी जो नाट्यशाला है ये कहां पर स्थित है, तो भवानी नाट्यशाला जो है वो कहां पर है, झालावाड़ में स्थित है। और ये अपने राजस्थान के अंदर एकमात्र ओपेरा शैली में एकमात्र ओपेरा शैली में निर्मित नाट्यशाला है। ओपेरा शैली वर्तमान के जो सिनेमा घर होते हैं ना, पहले अगली रो होती है, वो सीढ़ियां नीचे होती है, फिर उसके ऊपर इस प्रकार से जो थिएटर होते हैं ना, उस हिसाब से इसमें बैठने की व्यवस्था होती है, उसको ओपेरा शैली बोलते हैं। तो प्राचीन काल में वर्तमान के थिएटर की शैली के ऊपर जो एकमात्र अपनी नाट्यशाला है वो कौन सी है, भवानी नाट्यशाला है, जो कहां पर है, झालावाड़ के अंदर है। और लास्ट में अगर अपने बात करें झालावाड़ रियासत की, तो हमने वैसे मानचित्र में आपको बता दिया था कि एक तो ये अपने राजस्थान की सबसे नवीन रियासत है, प्लस
अंग्रेजों द्वारा स्थापित है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित है। और झालावाड़ रियासत की स्थापना कब की गई? 1838 ईस्वी में। तो राज्य की सबसे नई रियासत अगर झालावाड़ है तो आप ये बता दो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत का नाम क्या है? तो सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? मेवाड़ है। और सबसे नई रियासत झालावाड़ है, जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित है। 1838 में झालावाड़ रियासत की स्थापना हुई थी। और झालावाड़ प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल, तो झालावाड़ प्रजामंडल का जो गठन है वो हुआ था वर्ष 1946 ईस्वी के अंदर। और झालावाड़ प्रजामंडल के जो गठनकर्ता या संस्थापक जो थे वो थे, झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक का नाम है मांगीलाल भवे, मांगीलाल भवे। और एक नाम और आता है कन्हैयालाल मित्तल, कन्हैयालाल मित्तल जो झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे। मांगीलाल भवे और कन्हैयालाल मित्तल। और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की हुई थी? तो 1946 के अंदर हुई थी। और राज्य की सबसे नई रियासत कौन सी है? तो झालावाड़ है। और झालावाड़ अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत है, 1838 में इसकी स्थापना की गई थी। तो राज्य की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? तो वो कौन सी है? मेवाड़ है। तो ये आपका था झालावाड़ जिला। और झालावाड़ जिले का पूरा जीके और वो भी पूरा डिटेल के अंदर, चाहे जियोग्राफी है, चाहे झालावाड़ की कला संस्कृति है, चाहे इसके अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है, सारे पूरे डिटेल के अंदर मैंने बताने का प्रयास किया है। और बहुत सारी कुछ नई बातों को भी लेने का प्रयास किया है, ताकि कुछ ऐसी बातें भी बताई जाए ताकि वो बात आपको बिल्कुल नहीं लगे, ताकि कोर्स के अंदर अगर आपने पैसे लगाए हैं तो उस पैसे का आपको पूरा हक मिले। और आगामी परीक्षाओं के अंदर इस बैच में से आपको बहुत सारे प्रश्न भी मिले और वो सारे प्रश्न आपके सही हो, यही मेरा प्रयास है। और इसी हिसाब से मैं पूरा डिटेल में आपको करवा रहा हूं। उम्मीद मुझे पूरी है और मुझे पक्का विश्वास है कि आप सारे जने साथ साथ में शानदार इनके नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि नोट्स अगर तैयार करोगे तो ये चीज आपको और बेहतरीन ढंग से आपकी अच्छे से कवर हो जाएगी। और अगर नोट्स तैयार करते हो तो राजस्थान जी की इस बैच में आपका बड़ा शानदार हो जाएगा, इस चीज की मुझे गारंटी है। क्योंकि अभी तक तो 50 जिले पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको इन जिलों की इतिहास के अंदर भी पूरा डिटेल में करवाऊंगा। क्योंकि क्या हुआ था कि बीकानेर जोधपुर के अंदर तो हमने वहां के शासकों को साथ में कवर कर लिया था। बीकानेर के राठौड़ वंश पढ़ लिए थे, जोधपुर मारवाड़ के राठौड़ वंश पढ़ लिए थे, लेकिन अपने बीच में जैसे बांसवाड़ा या हाड़ौती या कोटा है या अन्य जो वंश है उनको बीच में छोड़ दिया था। क्योंकि अगर जिलों के अंदर अगर वहां के राजवंश को पढ़ना शुरू करते हैं तो वो थोड़ा सा फिर लेंथी हो जाता है। तो फिर मैंने यही सोचा कि एक बार जिलों के मेन फैक्ट मैं बता दूं डिटेल में, जियोग्राफी कल्चर को, और हिस्ट्री के अंदर फिर लास्ट के अंदर जब जिले सारे पूरे हो जाएंगे तो फिर लास्ट में अपने राजवंश शुरू कर लेंगे। पहले मेवाड़, गोहिल और सिसोदिया वंश पढ़ लेंगे, फिर जयपुर के कछवा वंश को पढ़ लेंगे, फिर हाड़ा चौहान वंश पढ़ लेंगे, है ना, सारे रणथंभौर के चौहान, जालोर के चौहान, सांबर के चौहान, वो सारे नाडोल के सोनगरा चौहान, वो सारे मैं फिर आपको अलग से टॉपिक वाइज फिर वो कवर करवा दूंगा। तो इतिहास भी आपका वहां पर पूरा डिटेल में कवर हो जाएगा। तो बस आप जुड़े रहिए ईमानदारी से, जितना करवाऊं उतना साथ साथ में कवर करते रहिए, अच्छे अच्छे नोट्स भी बनाते रहिए और बस तैयारी करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में कोटा संभाग के एक नए जिले के साथ। तब तक आप इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।